तो कैसे हैं आप लोग? एक और वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज फिर से हम आपको लेके आए हैं सोशियोलॉजी की सीरीज के अंदर। ये हमारा एक नया इनिशिएटिव है जिसके अंतर्गत हम प्रश्न के माध्यम से पेपर को करने की कोशिश करेंगे। पेपर मतलब जो सब्जेक्ट है उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। शुरुआती चरण में हम क्या करेंगे, प्रत्येक सब्जेक्ट के उन क्वेश्चनों को लेंगे जो परीक्षाओं में आ चुके हैं। इसका पार्ट फर्स्ट अपलोड कर दिया गया है जिसमें हमने 2023 के और 2021 के जो परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन थे उनको हमने डिस्कस किया था। लेकिन हमने क्या है उसको अंदर डिनोट नहीं कर पाए थे, लेकिन वो 2021 और 2023 के अंदर क्वेश्चन आए हुए थे, उनको हमें डिनोट करना था, लेकिन वो हम उसमें चूक गए। लेकिन फिर भी हमने क्या है उन क्वेश्चनों को डिस्कस किया था। यदि आपने वह नहीं देखे तो आपको वह देखना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी समझ विकसित होगी कि परीक्षा में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और हमें किस तरह के आंसर्स देने हैं। तो आज हम इसको शुरू करते हैं इसी क्रम में आगे। तो ये क्वेश्चन है हमारा कौन सा, वाई इज कास्ट सिस्टम एन एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वलिटी, मतलब जाति व्यवस्था असमानता का उदाहरण क्या है। ये हमारी क्या है 2021 की परीक्षा थी ना, कौन सी, 2021 की आरएस मेंस की, उस परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है सोशियोलॉजी सेक्शन से, समाजशास्त्र सेक्शन से। तो आपसे देख सकते हैं क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो शुरू करते हैं इसका आंसर। तो आप इसे याद रखेंगे कि जाति व्यवस्था क्या असमानता का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि यह समाज में लोगों को जन्म के आधार पर अलग अलग श्रेणी में विभाजित करती है। जाति व्यवस्था क्या करती है, असमानता का उदाहरण इसलिए है क्योंकि यह समाज में क्या करती है, लोगों को जन्म के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में विभाजित करती है और उनके अधिकार, अवसर और सामाजिक स्थिति को सीमित करती है। इसके कौन कौन से कारण है वो देख लेते हैं कि ऐसे क्या कारण है इस व्यवस्था में, जाति व्यवस्था में, जो ये ऐसा काम करती है। पहला काम है कि जाति आधारित भेदभाव कि जाति क्या है, किसी व्यक्ति की योग्यता या क्षमता की बजाय उसके जन्म से निर्धारित होती है। जाति क्या होती है, किसी भी व्यक्ति की योग्यता या क्षमता की बजाय उसके जन्म से निर्धारित होती है, जिससे समान अवसरों की कमी हो जाती है। क्या होता है, समान अवसरों की कमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें योग्यता का कोई लेना देना नहीं होता, क्षमता का कोई लेना देना नहीं होता। ये क्या होता है, जन्म आधारित होती है, इसलिए इसमें क्या अवसर कम हो जाते हैं व्यक्ति के पास। फिर बात करते हैं सामाजिक और आर्थिक असमानता। ऊंची जातियों को अधिक सम्मान मिलता है, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच मिलती है। जो ऊंची जातियां उनको क्या होता है, अधिक सम्मान मिलता है, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच मिलती है। जबकि जो हमारे निम्न जातियां हैं, तो निम्न जातियों को अक्सर गरीबी और शोषण का सामना करना पड़ता है। क्या, जो हमारी निम्न जाति है तो निम्न जातियों को अक्सर क्या, गरीबी और शोषण का सामना करना पड़ता है। तीसरा आता है हमारा छुआछूत और भेदभाव। पारंपरिक जाति व्यवस्था में कुछ जातियों को अछूत माना जाता था। पारंपरिक जो जाति व्यवस्था थी तो उसमें क्या, कुछ जातियों को अछूत माना जाता था, जिससे सामाजिक, धार्मिक और सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव का सामना करती थी। वो क्या करते थे, सामाजिक, धार्मिक और सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव का सामना करते थे। पारंपरिक जाति व्यवस्था की बात कर रहे हैं। फिर बात करें शिक्षा और रोजगार में बाधा। जाति व्यवस्था के कारण क्या होता है, निम्न जातियों के लोगों को अच्छी शिक्षा और नौकरी के अवसर नहीं मिलते। जाति व्यवस्था के कारण क्या होता है जो हमारे निम्न जाति के लोग होते हैं उनको अच्छी शिक्षा और नौकरियों में अवसर नहीं मिलते, जिससे उनका सामाजिक और आर्थिक विकास बाधित होता है, रुक जाता है। फिर बात करें राजनीतिक प्रतिनिधित्व में कमी। उच्च जातियों का राजनीति और प्रशासन में अधिक प्रभाव होता है। क्या होता है, उच्च जातियों का राजनीति और प्रशासन में अधिक प्रभाव होता है, जिससे निम्न जातियों के अधिकारों की अनदेखी की जाती है। जिससे क्या होता है, जो हमारी निम्न जातियां होती है तो निम्न जातियों के अधिकारों में अनदेखी की जाती है। ये देख लिया हमने कुछ प्रभाव थे जो हमारे सवाल था, उसी के अनुसार कि जाति व्यवस्था असमानता का उदाहरण है, क्या कारण है। तो हमने 5 कारण देखे। क्योंकि जाति क्या, जन्माधारित भेदभाव पैदा करती है। दूसरा, सामाजिक और आर्थिक असमानता पैदा होती है। छुआछूत और भेदभाव, शिक्षा और रोजगार में बाधा, और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में कमी। अब हम बात करेंगे जाति व्यवस्था की, कि जाति व्यवस्था का ये जो असमान ढांचा है समाज में स्थायी रूप से विभाजन और भेदभाव को बढ़ाता है। जो ये असमान सामाजिक ढांचा है तो ये क्या करता है, स्थायी रूप से विभाजन और भेदभाव को बढ़ाता है, जो क्या करता है, लोकतांत्रिक और समानता आधारित समाज के मूल सिद्धांतों के खिलाफ होता है। जो लोकतांत्रिक और समानता आधारित जो समाज है उसके मूल सिद्धांतों के खिलाफ होता है। तो इस तरह हमने एक क्वेश्चन देखा। अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन, डिफाइन पॉलिटिकल करप्शन, मतलब राजनीतिक भ्रष्टाचार को परिभाषित कीजिए। तो ये भी हमारे 2021 का, 2021 के आरएस मेंस का क्वेश्चन है।
मतलब परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ये तो क्या मैं लिख नहीं पाया तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको साथ के साथ बता भी रहा हूँ कि ये कौन सी परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। ये हम इसलिए देख रहे हैं ताकि आपको समझो कि परीक्षा में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और हमें उनके कैसे कैसे उत्तर देने। सवाल आया था राजनीतिक भ्रष्टाचार को परिभाषित कीजिए, लेकिन हम केवल छोटा आंसर नहीं देखेंगे, हम केवल क्या पूरा डिटेल से आपको इस टॉपिक को समझाएंगे। बात करें राजनीतिक भ्रष्टाचार की, तो राजनीतिक भ्रष्टाचार वो स्थिति होती है जिसमें सत्ता में बैठे नेता, अधिकारी और सरकारी कर्मचारी, क्या सत्ता में बैठे अधिकारी, नेता और सरकारी कर्मचारी क्या अपने पद का दुरुपयोग, क्या अपने पद का दुरुपयोग निजी लाभ, घूसखोरी, पक्षपात, भाई भतीजावाद और गैर कानूनी गतिविधियों के लिए करते हैं। क्या करते हैं? गैर कानूनी गतिविधियों के लिए करते हैं। यह किसी भी लोकतांत्रिक और प्रशासनिक व्यवस्था को कमजोर कर सकता है। क्या राजनीतिक भ्रष्टाचार क्या करता है? प्रशासनिक लोकतांत्रिक और प्रशासनिक व्यवस्था को कमजोर करता है और जनता के विश्वास को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये हमारे राजनीतिक भ्रष्टाचार होता है। अब बात करें राजनीतिक भ्रष्टाचार के कौन कौन से रूप है। राजनीतिक भ्रष्टाचार के रूप की बात करें तो पहला रूप आता है हमारा घूसखोरी। घूसखोरी की बात करें तो सरकारी अधिकारियों और नेताओं के द्वारा रिश्वत लेकर किसी को अनुचित लाभ देना घूसखोरी कहलाता है। क्या घूसखोरी किसे कहते हैं? सरकारी अधिकारियों और नेताओं के द्वारा रिश्वत लेकर, कैसे? रिश्वत लेकर किसी को अनुचित लाभ देना। क्या कोई भी दूसरा व्यक्ति है उसको अनुचित लाभ देने की कोशिश करते हैं अपन रिश्वत लेकर, तो इसे हम क्या कहते हैं? घूसखोरी कहते हैं। फिर आता भाई भतीजावाद, जिसे नेपोटिज्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेपोटिज्म या भाई भतीजावाद। तो परिवार के सदस्यों या करीबी लोगों को, परिवार के सदस्यों या फिर करीबी लोगों को बिना योग्यता के सरकारी पदों या ठेकों में प्राथमिकता देना। जो सरकारी ठेके होते हैं तो सरकारी ठेकों में क्या प्राथमिकता देना। तो परिवार के सदस्यों या करीबी लोगों को बिना योग्यता के क्या सरकारी पदों या ठेकों में प्राथमिकता देना भाई भतीजावाद कहलाएगा। फिर आता अवैध धन संचय, मतलब एम्बेजलमेंट। मतलब अवैध धन संचय वो करते हैं कई कि बिना मेहनत का लोग क्या कई बार पैसा इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। तो सरकारी कोष से धन की चोरी करना या फिर उसका अनुचित इस्तेमाल करना। सरकारी कोष है तो सरकारी कोष से क्या धन की चोरी करना, अनुचित इस्तेमाल करना, एम्बेजलमेंट या फिर अवैध धन संचय कहलाएगा। तो ये भी एक तरह का भ्रष्टाचार है। फिर आता वोट खरीदना, चुनाव में पैसे या अन्य लाभ देकर वोटर्स को प्रभावित करने की कोशिश करना। क्या? चुनाव में पैसे या अन्य लाभ देकर वोटर को प्रभावित करने की कोशिश करना, मतलब वोट बाई। फिर बात करें नीतिगत भ्रष्टाचार की, कि नीतियां इस तरह से बनाना जिससे कुछ गिने चुने लोगों या कंपनी को फायदा हो। मतलब कि हमारे नीतिगत भ्रष्टाचार की बात होती है कि सरकार क्या इस तरह की नीतियां बनाती है या बनाने की सोचती है कि जो गिनी चुनी लोग होते हैं, गिनी चुनी कंपनियां होती है, उनको इसका फायदा होता है, तो कई बार मिली भगत भी कर लेते हैं। फिर आता फर्जी ठेके घोटाले। क्या? फर्जी ठेके और घोटाले की बात करते हैं स्कैम्स एंड फ्रॉडुलेंट्स कॉन्ट्रैक्ट, मतलब सरकारी परियोजनाओं में धन की हेराफेरी करना। या सरकारी परियोजनाएं होती है तो उनमें धन की हेराफेरी करना भी एक तरह का राजनीतिक भ्रष्टाचार कहलाएगा। तो हमने देखे राजनीतिक भ्रष्टाचार के कौन कौन से रूप है। घूसखोरी मतलब ब्राइबरी, भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म, अवैध धन संचय, एम्बेजलमेंट, वोट खरीदना, वोट बाइंग, नीतिगत भ्रष्टाचार, पॉलिसी करप्शन, फर्जी ठेके और घोटाले मतलब स्कैम्स और फ्रॉडुलेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। अब जो हमारा राजनीतिक भ्रष्टाचार होता है इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। पहला प्रभाव पड़ता है लोकतंत्र प्रशासन की विश्वसनीयता घटती है, लोगों का विश्वास उसमें डगमगाता है, उस पर विश्वास नहीं कर पाते लोग आसानी से। आर्थिक असमानता बढ़ती है, इससे क्या होता है? आर्थिक असमानता बढ़ती है। विकास कार्य बाधित होते हैं, इससे क्या होता है? विकास कार्य बाधित होते हैं। आम जनता को मूलभूत सुविधाओं से वंचित होना पड़ता है, इसी के कारण क्या होता है? आम जनता को मूलभूत सुविधाएं होती हैं उनसे बाधित होना पड़ता है। क्या हम इन जो राजनीतिक भ्रष्टाचार है इसको रोक सकते हैं? हाँ, रोक सकते हैं। कैसे? पहला उपाय क्या है? जो ये भ्रष्टाचार, राजनीतिक भ्रष्टाचार, उसको रोकने का क्या तरीका है कि पारदर्शी प्रशासन और सख्त कानून रखो। प्रशासन कैसा होना चाहिए? पारदर्शी, और कानून कैसे होने चाहिए? सख्त। दूसरा, स्वतंत्र न्यायपालिका और मीडिया की भूमिका, मतलब यदि भ्रष्टाचार होता है तो उसको उजागर किया जाना चाहिए। क्या? यदि भ्रष्टाचार होता है तो उसे उजागर किया जाना चाहिए, किसके द्वारा? मीडिया के द्वारा, और उसको सही न्याय मिलना चाहिए, किसके द्वारा? न्यायपालिका के द्वारा सही न्याय मिलना चाहिए, जो दोषी हो उसको सजा मिलनी चाहिए। फिर डिजिटल तकनीक और ई गवर्नेंस का उपयोग किया जाना चाहिए। क्या? डिजिटल तकनीक और ई गवर्नेंस का उपयोग किया जाना चाहिए। भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसियों को सशक्त बनाया जाना चाहिए। क्या? भ्रष्टाचार निरोधक जो एजेंसी है उसको सशक्त या मजबूत बनाया जाना चाहिए। नागरिकों में जागरूकता और सतर्कता बनाना। क्या? नागरिकों
नागरिकों में जागरूकता सतर्कता बढ़ाना कि नागरिक क्या ऐसे भ्रष्टाचार को बढ़ावा न दे। फिर बात करें राजनीतिक भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, क्या राजनीतिक भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या प्रभावी कानून, कड़ी निगरानी और नागरिक भागीदारी की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। तो हमने आज राजनीतिक भ्रष्टाचार के बारे में देखा। अगला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द एलिजिबिलिटी ऑफ ओल्ड एज पेंशन इन राजस्थान। तो ये भी हमारे क्या 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2021 RS मेंस का क्वेश्चन है। ये भी आप इसको याद रखेंगे तभी आप इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में वृद्धावस्था पेंशन की पात्रता क्या है, तो उसकी बात करें तो इसका आंसर भी देख लेते हैं। राजस्थान में कौन सी योजना चल रही है, राजस्थान सरकार द्वारा संचालित तो हमारे मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के तहत क्या होता है, वृद्ध नागरिकों को आर्थिक सहायता दी जाती है। क्या वृद्ध नागरिकों को आर्थिक सहायता दी जाती है। और इस योजना की पात्रता क्या है, आयु सीमा की बात करें तो महिलाएं 55 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए और पुरुष 58 वर्ष या इससे अधिक होने चाहिए। महिलाएं 55 वर्ष या इससे अधिक और पुरुष के 58 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। आय सीमा क्या होनी चाहिए, आवेदक की वार्षिक आय 48,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आवेदक की वार्षिक आय क्या होती है, होनी चाहिए 48,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। निवास की बात करें तो आवेदक राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बाहर से आके रह रहा हो, राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए। कृषि भूमि की सीमा की बात करें तो आवेदक या उसके परिवार के पास निम्नलिखित से अधिक कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए। मतलब सिंचित और असिंचित दोनों मामलों के अनुसार देखते हैं इसको। सिंचित भूमि की बात करें तो 1.5 हेक्टेयर तक, जिले के अनुसार अलग अलग भी हो सकती है। सिंचित भूमि तो 1.5 हेक्टेयर तक और असिंचित भूमि 3 हेक्टेयर तक, मतलब जिले के अनुसार ये भी भिन्न हो सकती है। तो हमने देखा पात्रता, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के कौन कौन से पात्रता की सवाल था, कौन कौन सी पात्रता है, मतलब पात्रता क्या क्या है। तो वही महिलाओं के लिए तो 55 साल या उससे अधिक के, पुरुष 58 साल या उससे अधिक उम्र। आय सीमा की बात करें तो 48,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए वार्षिक आय। निवास की बात करें तो आवेदक राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए। कृषि भूमि की सीमा की बात करें तो सिंचित भूमि 1.5 हेक्टेयर तक और असिंचित भूमि 3 हेक्टेयर तक उसके पास होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह हमने एक क्वेश्चन और देख लिया। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 13वां क्वेश्चन है हमारा प्रभु जाति की अवधारणा से संबंधित है कि विच एट्रीब्यूट्स हैव बीन गिवन फॉर डोमिनेंट कास्ट, मतलब प्रभु जाति के बारे में एमएन श्रीनिवास, मतलब बाय एमएन श्रीनिवास कि एमएन श्रीनिवास के द्वारा प्रभु जाति को स्पष्ट करने हेतु कौन कौन से लक्षण बताए गए। किसने, एमएन श्रीनिवास ने प्रभु जाति के लिए कौन कौन से लक्षण बताए। तो ये भी हमारा 2021 का ही क्वेश्चन है, RS मेंस 2021 का, इसे याद रखिए 2021 का क्वेश्चन है। हम आपके लिए और भी क्वेश्चन बनाएंगे यदि आप हमें बताएंगे कि इसी तरह आप यदि पढ़ना चाहते हैं क्वेश्चन फॉर्मेट में, तो वैसे भी हम सारी चीज़ें मुफ्त ही बना रहे हैं, हम कभी भी आपसे पैसा नहीं लेंगे, ये हमारी मेहनत केवल आपको सहयोग करने की है। बात करें एमएन श्रीनिवास के अनुसार प्रभु जाति को स्पष्ट करने के लिए कौन कौन से लक्षण बताए गए। एमएन श्रीनिवास क्या है, एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री थे। एमएन श्रीनिवास क्या थे, प्रसिद्ध समाजशास्त्री थे जिन्होंने भारतीय समाज और जाति व्यवस्था पर महत्वपूर्ण अध्ययन किया था। जिन्होंने क्या किया, भारतीय समाज और जाति व्यवस्था पर महत्वपूर्ण अध्ययन किए। उन्होंने क्या प्रभु जाति की अवधारणा प्रस्तुत की थी। क्या उन्होंने प्रभु जाति की अवधारणा प्रस्तुत की जो जाति व्यवस्था की गतिशीलता को समझाने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। क्या, जो जाति व्यवस्था की गतिशीलता को समझाने के लिए, समझने के लिए बहुत काम आती है। कौन सी, प्रभु जाति या डोमिनेंट कास्ट की अवधारणा। अब बात करते हैं डोमिनेंट कास्ट की अवधारणा क्या है। तो एमएन श्रीनिवास के अनुसार किसी भी क्षेत्र में एक जाति को प्रभुत्वशाली या डोमिनेंट बनाने के लिए कुछ कारक होने चाहिए। उस जाति के अंदर बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए, और वो क्या क्या, पहले जनसंख्या में बहुलता। जिस जाति की जनसंख्या किसी क्षेत्र में अधिक होती है उसका प्रभाव सामाजिक और राजनीतिक रूप से मजबूत होता है। जिस जाति की संख्या किसी क्षेत्र में अधिक होती है तो उसका प्रभाव क्या होता है, सामाजिक और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण या मजबूत होता है। फिर बात करें आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण। भूमि, व्यापार और आर्थिक संसाधनों पर प्रभुत्व रखने वाली जातियां अधिक प्रभावशाली होती है। क्या, भूमि, व्यापार और आर्थिक संसाधनों पर प्रभुत्व रखने वाली जातियां क्या होती है, अधिक प्रभावशाली होती है। फिर बात करें शिक्षा और प्रशासन में भागीदारी। तो शिक्षित जातियां सरकारी नौकरियों और प्रशासन में बेहतर प्रतिनिधित्व प्राप्त करती है। मतलब शिक्षित जातियां क्या, सरकारी नौकरियों और प्रशासन में बेहतर प्रतिनिधित्व प्राप्त करती है, जिससे उनका प्रभाव बढ़ता है। राजनीतिक शक्ति। यदि कोई जाति स्थानीय और क्षेत्रीय राजनीति में प्रभावी भूमिका निभाती है
तो वह सामाजिक रूप से भी प्रभुत्वशाली बन जाती है। यदि कोई जाति स्थानीय और क्षेत्रीय राजनीति में क्या प्रभावी भूमिका निभाती है तो वह क्या सामाजिक रूप से प्रभुत्वशाली बन जाती है। फिर बात करें सामाजिक और सांस्कृतिक श्रेष्ठता का दावा। कुछ जातियां क्या खुद को सांस्कृतिक रूप से श्रेष्ठ मानती है और अन्य जातियों पर अपना प्रभाव रखती है। कुछ जातियां क्या खुद को सांस्कृतिक रूप से श्रेष्ठ मानती है और क्या करती है दूसरों पर अपना प्रभाव रखती है। तो इस तरह हमने क्या है जो प्रभु जाति की अवधारणा के अंतर्गत कौन कौन से कारक है देखे किसी जाति को डोमिनेंसी दिलाने के। तो जनसंख्या में बहुलता होनी चाहिए, आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण, शिक्षा और प्रशासन में भागीदारी, राजनीतिक शक्ति और हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक श्रेष्ठता का दावा। अब आता हमारा उदाहरण, इसके कौन कौन से उदाहरण है जातिगत डोमिनेंसी की। तो भारत में अलग अलग राज्यों में विभिन्न जातियां प्रभु जाति के रूप में देखी जाती है। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार में यादव और भूमियार जातियां, राजस्थान में राजपूत जाति, पंजाब में जाट, कर्नाटक में लिंगायत और तमिलनाडु में वन्नियार और थेवर। तो ये इस तरह की जातियां ना ये प्रभु जातियों के रूप में जानी जाती है। क्या क्या उत्तर प्रदेश और बिहार में तो यादव भूमिहार, राजस्थान में राजपूत, पंजाब में जाट, कर्नाटक में लिंगायत और तमिलनाडु में वन्नियार और थेवर। तो इस तरह एमएन श्रीनिवास की अवधारणा जाति व्यवस्था की स्थिरता की बजाय क्या एमएन श्रीनिवास की यह अवधारणा जाति व्यवस्था की स्थिरता की बजाय उसे होने वाले बदलाव और जातियों के बीच सत्ता संतुलन को समझने में मदद करती है। तो एमएन श्रीनिवास की अवधारणा बहुत अच्छी है, तो हमने इसको देख लिया। प्रभु जाति की अवधारणा ये आपको आनी चाहिए। फिर बात करें अगला क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें है राइट 5 मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ राजस्थान। मतलब राजस्थान की जो जनजातीय समुदाय हैं उनकी जो 5 समस्याएं लिखिए। तो ये क्वेश्चन भी हमारे 2021 का क्वेश्चन है, RS में 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको आना चाहिए, चूँकि हम बताते हैं आपको इसका उत्तर क्या होगा। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में रहने वाले जनजातीय समुदाय जैसे हमारे भील, मीणा, गरासिया, सहरिया आदि, इनको कई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्या हमारे जो राजस्थान में रहने वाले जनजातीय समूह है भील, मीणा, गरासिया, सहरिया, इनको क्या कई सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये समस्याएं मुख्य रूप से संसाधनों की कमी, विकास से वंचित रहना, सामाजिक भेदभाव से जुड़ी हुई है। जो हमारी ये समस्या किन किन चीज़ों से जुड़ी हुई है, मुख्य रूप से तो संसाधनों की कमी, विकास से वंचित रहना और सामाजिक भेदभाव से जुड़ी हुई है। अब हम बात करें राजस्थान के जनजातीय समुदाय की कौन कौन सी समस्याएं। राजस्थान के जनजातीय समुदाय की कौन कौन सी समस्याएं। पहली समस्या तो आती है शिक्षा की कमी। क्या शिक्षा की कमी, कि आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षण संस्थाओं की बहुत ज़्यादा कमी है। आदिवासी क्षेत्र है तो आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षण संस्थाओं की बहुत ज़्यादा कमी है। उच्च शिक्षा तक पहुंच सीमित है, जिससे रोजगार के अवसर कम ही मिलते हैं उनको। जो उच्च शिक्षा है, हायर स्टडीज, तो वहाँ तक उनकी पहुंच सीमित है, जिससे रोजगार के अवसर कम ही मिलते हैं। बालिका शिक्षा विशेष रूप से प्रभावित होती है। क्यों? क्योंकि दूर तक लड़के तो चले भी जाएं लेकिन लड़कियां नहीं जा पाती, तो इसलिए लड़कियों में शिक्षा का स्तर कमी पाया जाता है। फिर आता आर्थिक पिछड़ापन जनजातियों में। खेती, पशुपालन, वनों पर निर्भरता के बावजूद, खेती, पशुपालन और वनों पर निर्भरता के बावजूद भूमि पर इनका अधिकार कमजोरी है, अर्थात भूमि, इनके पास भूमि कमी रहती है। यदि आपने कांतारा मूवी नहीं देखी हो तो उसमें आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। रोजगार के अवसर सीमित होने के कारण इनके अंदर गरीबी ज़्यादा होती है। क्या ये सभी तरह का रोजगार नहीं कर सकते, इसीलिए ये क्या इनके अंदर गरीबी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। सरकारी योजनाओं का लाभ सही तरीके से इनको नहीं मिल पाता। क्या सरकारी योजनाओं का लाभ सही तरीके से इनको नहीं मिल पाता। स्वास्थ्य सेवाओं की कमी रहती है। क्या होता है? स्वास्थ्य सेवाओं की कमी की बात करें तो दूर दराज के इलाकों में अस्पताल और स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत कम है। क्या दूर दराज के इलाकों में अस्पताल और स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत कम है। कुपोषण और मातृ मृत्यु दर भी ज़्यादा है। ये कुपोषण और मातृ मृत्यु दर भी ज़्यादा है। स्वच्छ पेयजल और पोषण की कमी से कई बीमारियां होती है। तो हमने देखा तीसरा स्वास्थ्य सेवाओं की कमी। चौथा हमारा सामाजिक भेदभाव और हाशिए पर जीवन। जातिगत और सांस्कृतिक भेदभाव के कारण आदिवासी समाज मुख्य धारा से कटा रहता है। क्या जातिगत और सांस्कृतिक भेदभाव के कारण आदिवासी समाज क्या मुख्य धारा से कटा रहता है। पारंपरिक रीति रिवाज और जीवन शैली को बाहरी समाज से मान्यता नहीं मिलती। क्या होता है? पारंपरिक रीति रिवाज और जीवन शैली को क्या बाहरी समाज से मान्यता नहीं मिलती।
कई जनजातियों को अब भी उचित सामाजिक सम्मान नहीं मिलता। क्या? कई जनजातियों को तो क्या अब भी उचित सामाजिक सम्मान नहीं मिलता है। फिर बात करते हैं वन अधिकार और विस्थापन। या वन अधिकार और विस्थापन की बात करें तो जंगलों और प्राकृतिक संसाधनों पर सरकार उद्योगों का बढ़ता दखल जनजातीय समुदायों को विस्थापित कर रहा है। कि जंगलों और प्राकृतिक संसाधनों पर सरकार और उद्योगों का बढ़ता दखल क्या जनजातीय समुदायों को विस्थापित कर रहा है। वन अधिकार कानून का प्रभावी क्रियान्वयन नहीं होने के कारण क्या वन अधिकार कानून का प्रभावी क्रियान्वयन नहीं होने के कारण वनवासियों को बेदखल कर दिया जाता है। फिर आता राजनीतिक सहभागिता की कमी। आरक्षित सीटों के बावजूद जनजातियों की राजनीतिक आवाज़ सीमित रहती है। उनके पास क्या सीटें आरक्षित है उनकी, फिर भी क्या उनकी आवाज़ हमेशा सीमित रहती है। मतलब उनके द्वारा चुने गए, उस क्षेत्र से चुने गए जो हमारे विधायक होते हैं या सांसद होते हैं, वो अपनी आवाज़ प्रखर नहीं रखते हैं। निर्णय प्रक्रिया में उनकी भागीदारी कम ही रहती है। तो हमने देखा कि हमारे जो राजस्थानी जनजातीय समुदाय की प्रमुख समस्या में शिक्षा की कमी, आर्थिक पिछड़ापन, स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की कमी, सामाजिक भेदभाव और हाशिए पर जीवन, वन अधिकार और विस्थापन और राजनीतिक सहभागिता की कमी। अब इनको कुछ समाधान बताते हैं कि इनका क्या क्या सही कैसे सही किया जा सकता है। पहला तो शिक्षा में सुधार। आदिवासी क्षेत्रों में स्कूलों और छात्रवृत्ति योजनाओं को बढ़ावा देना चाहिए। क्या? आदिवासी क्षेत्रों में स्कूलों और छात्रवृत्ति योजनाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। फिर आर्थिक विकास आता है। दूसरा क्या आता है? आर्थिक विकास मतलब स्वरोजगार और कौशल विकास योजनाओं को बढ़ावा देना चाहिए। स्वरोजगार और कौशल विकास योजनाएं होती है उनको बढ़ावा देना चाहिए। अगला आता है स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जाना चाहिए। क्या? स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जाना चाहिए मतलब कि दूरस्थ क्षेत्रों में अधिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने चाहिए। फिर आता है वन अधिकार कानून का सख्ती से पालन करना। क्या? वन अधिकार कानून का सख्ती से पालन करना मतलब जनजातियों को उनके पारंपरिक भूमि अधिकार दिलाना चाहिए। क्या? जनजातियों को उनके पारंपरिक जो भूमि अधिकार है वो दिलाए जाने चाहिए। सामाजिक जागरूकता। भेदभाव को समाप्त करने के लिए जन जागृति अभियान चलाए जाने चाहिए। तो इस तरह राजस्थान के जनजातीय समुदायों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार और समाज को मिलकर काम करने की जरूरत है ताकि वे मुख्य धारा में शामिल हो सके और उनका संपूर्ण विकास हो सके। तो ये हमारा जो क्वेश्चन फॉर्मेट में हम ये नया इनिशिएटिव शुरू किया है। यदि आप इसको पसंद कर रहे हैं तो आप इसमें ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्यों? ताकि हमें पता चले कि आगे हमें किस तरह से आगे बढ़ना है। क्योंकि हम हर तरह का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको किसी भी तरह से हेल्प हो सके। तो हमारे जितने प्रयास है ताकि आपको यदि कोई फ़ायदा भी हो तो हमें पता चले, तभी तो हम कंटिन्यू कर पाएंगे। तो कंटिन्यू करते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कौन सा? व्हाट इज डिसेंसिटाइजेशन। ये हमारा एक क्वेश्चन आया था 2018 की। क्या? 2018 में जो RS मेंस की परीक्षा लगी थी, तो उस RS मेंस की परीक्षा में सोशोलॉजी सेक्शन से आया हुआ क्वेश्चन है। तो 2018 की पेपर क्वेश्चन है। क्वेश्चन का नाम है व्हाट इज डिसेंसिटाइजेशन मतलब असंस्कृतिकरण क्या होता है। तो असंस्कृतिकरण क्या की बात करें, डिकल्चराइजेशन की तो ये एक सामाजिक प्रक्रिया होती है। तो असंस्कृतिकरण क्या होती है? एक सामाजिक प्रक्रिया जिसमें कोई व्यक्ति या समुदाय अपनी पारंपरिक संस्कृति, रीति रिवाज, भाषा या पहचान को आंशिक या पूर्ण रूप से खो देता है। तो असंस्कृतिकरण क्या होता है? एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति या समुदाय अपनी पारंपरिक संस्कृति, रीति रिवाज, भाषा या पहचान को आंशिक या पूर्ण रूप से खो देता है, आमतौर पर बाहरी प्रभाव और दबाव या फिर दबाव के कारण। आमतौर पर किस कारण? बाहरी प्रभाव या दबाव के कारण। ये प्रक्रिया तब होती है जब कोई संस्कृति दूसरी प्रभावशाली संस्कृति के संपर्क में आती है। और ऐसा कब होता है? जब कोई संस्कृति दूसरी प्रभावशाली संस्कृति के संपर्क में आती है और धीरे धीरे अपनी मूल विशेषताओं को वो संस्कृति छोड़ देती है। इसे हम क्या कहते हैं? असंस्कृतिकरण। अब बात करेंगे असंस्कृतिकरण के कारण क्या है। असंस्कृतिकरण के कारणों की बात करें तो पहला आता है उपनिवेशवाद और वैश्वीकरण। क्या होता है? उपनिवेशवाद और वैश्वीकरण की वजह से जब किसी समाज का दूसरी शक्तिशाली संस्कृति का प्रभाव बढ़ जाता है। क्या? जब किसी समाज पर दूसरी शक्तिशाली संस्कृति का प्रभाव बढ़ जाता है तो क्या होता है? पारंपरिक संस्कृतियाँ कमजोर हो जाती है। जो उस समाज की जो परंपरागत संस्कृतियाँ थी या उसके तत्व थे वो क्या होते हैं? कमजोर हो जाते हैं। दूसरा है आधुनिकीकरण, शहरीकरण, औद्योगिकरण और तकनीकी प्रगति के कारण। क्या? शहरीकरण, औद्योगिकरण और तकनीकी प्रगति के कारण पारंपरिक रीति रिवाज और संस्कार क्या कमजोर पड़ जाते हैं। आधुनिकीकरण की बात करें तो शहरीकरण, औद्योगिकरण और तकनीकी प्रगति के कारण
पारंपरिक रीति रिवाज और संस्कार क्या कमजोर पड़ जाते हैं। तीसरा आता हमारा धार्मिक और राजनीतिक दबाव। कभी कभी धार्मिक और राजनीतिक कारणों से भी लोग अपनी मूल परंपराओं को छोड़कर नई संस्कृति को अपनाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। क्या कभी कभी धार्मिक और राजनीतिक कारणों की वजह से लोग क्या अपनी मूल परंपराओं को छोड़ देते हैं और नई संस्कृति को अपनाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। फिर बात करते हैं प्रवासी, जिसको कहते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन की बात करें, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उनकी मूल संस्कृति धीरे धीरे खोने लगती है और नई संस्कृति में वो घुलते मिलते जाते हैं। मतलब जब लोग क्या एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, माइग्रेशन होता है उनका, तो जिस संस्कृति के नज़दीक जाते हैं, क्या जिस संस्कृति के नज़दीक जाते हैं तो उस संस्कृति के नज़दीक जाने से वो उस नई संस्कृति के अंदर घुलने मिलने लग जाते हैं और खुद की संस्कृति खोने लगती है उनकी। फिर शिक्षा और मीडिया का प्रभाव की बात करें तो विदेशी शिक्षा प्रणाली और आधुनिक मीडिया पारंपरिक सांस्कृतिक मूल्यों को कमजोर कर सकते हैं। तो वो कारण देखे हमने विसंस्कृतिकरण के कारण। पहला उपनिवेशवाद और वैश्वीकरण, दूसरा आता है असंस्कृतिकरण की, दूसरा आता आधुनिकीकरण, तीसरा धार्मिक और राजनीतिक दबाव, चौथा प्रवास मतलब माइग्रेशन, पांचवा शिक्षा और मीडिया का प्रभाव। अब बात करेंगे असंस्कृतिकरण के प्रभाव क्या पड़ते हैं। पहला परछायन का संकट। लोग अपनी पारंपरिक संस्कृति और नई संस्कृति के बीच में संतुलन करने में कठिनाई महसूस करते हैं। वो ये महसूस नहीं कर पाते कि किसकी संस्कृति अच्छी है, किसको अपनाया जाना चाहिए, किसको छोड़ दिया जाना चाहिए। फिर बात करें भाषाओं का लुप्त होना। स्थानीय भाषाएं धीरे धीरे कमजोर पड़ती है और प्रमुख भाषाएं हावी हो जाती है। ठीक है, तो स्थानीय भाषाएं होती है वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है और जो मेन भाषा होती है वो बहुत ज़्यादा हावी होने लगती है। जैसे हम राजस्थानी भाषा, ढूंढाड़ी भाषा या फिर जो हमारी मारवाड़ी भाषा है, इसको धीरे धीरे बोलना बंद कर देते हैं तो धीरे धीरे ये लुप्त ही हो जाएगी। सामाजिक संरचना बदलाव। तो पारंपरिक सामाजिक व्यवस्थाएं जैसे हमारे संयुक्त परिवार क्या होते हैं, टूट जाते हैं। पारंपरिक संरचना बदलाव की बात करें तो पारंपरिक सामाजिक व्यवस्थाएं जैसे हमारे संयुक्त परिवार है ये टूट सकते हैं। फिर बात करें संस्कृति का ह्रास, मतलब पारंपरिक संगीत, कला, खान पान, वेशभूषा, रीति रिवाज धीरे धीरे क्या विलुप्त होने लगते हैं। तो असंस्कृतिकरण के प्रभाव की बात करें तो पहचान का संकट है पहला, तो दूसरा भाषाओं का लुप्त होना, तीसरा सामाजिक संरचना में बदलाव और चौथा क्या है संस्कृति का ह्रास। अब बात करें उदाहरण की, इनके उदाहरणों की बात करें तो भारत में उपनिवेशवाद के दौरान अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव पड़ने से कई पारंपरिक रीति रिवाज उनमें गिरावट आई। अब तो पहले तो क्या होते हैं, जब आप गीत सब सुनते हैं, जो हमारे लोकगीत या तो उनकी बात करें तो पहले क्या संगीत की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, महिलाएं क्या आपस में लोकगीतों को उनको पता होता था। लेकिन जो हमारे मॉडर्न लड़कियां हैं इनको तो एक भी गीत नहीं आता, जो धूम धड़ाके वाले गीत जरूर आते हैं। तो धीरे धीरे क्या है, इससे हमारी संस्कृति गिरती है, क्या हमारी संस्कृति गिरती है और उसमें गिरावट आती है। अमेरिका और कनाडा में आदिवासी समुदायों ने आधुनिक समाज के प्रभाव में अपनी पारंपरिक जीवन शैली को खो दिया। क्या अमेरिका और कनाडा में क्या है, आदिवासी समुदाय ने आधुनिक समाज के प्रभाव में अपनी पारंपरिक जो जीवन शैली थी उसको खो दिया। शहरीकरण के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के लोग अपनी पारंपरिक लोकगीत, नृत्य, रीति रिवाज से दूर होते जा रहे हैं। किसकी वजह से? शहरीकरण के कारण। अब हमें क्या करना है, असंस्कृतिकरण को रोकना है। तो हम कौन कौन से तरीके अपना सकते हैं असंस्कृतिकरण को रोकने के उपाय। पहला, पारंपरिक शिक्षा और सांस्कृतिक जागरूकता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। क्या? पारंपरिक शिक्षा और सांस्कृतिक जागरूकता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। स्थानीय भाषाओं, कला, परंपरा को संरक्षित करने के लिए सरकारी और गैर सरकारी प्रयास किए जाने चाहिए। क्या स्थानीय भाषाओं, कला और परंपराओं को संरक्षित करने के लिए क्या सरकारी और गैर सरकारी प्रयास किए जाने चाहिए। युवाओं को उनकी संस्कृति से जोड़ने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों और त्योहारों का आयोजन किया जाना चाहिए। क्या? युवाओं को अपनी संस्कृति से जोड़ने के लिए क्या सांस्कृतिक कार्यक्रमों और त्योहारों का आयोजन किया जाना चाहिए। तो बात करें वैश्वीकरण के बावजूद सांस्कृतिक विविधता बनाए रखने की नीतियां बनाना। क्या? वैश्वीकरण के बावजूद सांस्कृतिक विविधता बनाए रखने की जो नीतियां हैं वो बना के रखनी चाहिए। तो निष्कर्ष के रूप में देखें तो असंस्कृतिकरण को पूरी तरह से कोई नहीं रोक सकता। क्या ऐसा कोई सोचे कि भैया हम रोक सकते हैं, तो ये तो नहीं रुकेगा। लेकिन अपनी जड़ों और परंपराओं को संरक्षित रखने के लिए प्रयास जरूर किए जा सकते हैं ताकि हमारी सांस्कृतिक पहचान बनी रहे, विविधता में एकता। तो इस तरह हमने एक क्वेश्चन देखा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 2018 वाली जो RS है मेंस, तो उसी की बात करें। 2018 में RS मेंस लगी तो उसमें सोशलॉजी समाजशास्त्र के सेक्शन से ये वाला क्वेश्चन आया था, तो आपको पता होना चाहिए, मैं बता देता हूँ।
व्हाट इज सीमंतोनयन संस्कार, मतलब सीमंतोनयन संस्कार क्या है, ये सवाल आया था, तो आपको बता देते हैं इसका आंसर। उत्तर क्या है, सीमंतोनयन संस्कार के हिंदू धर्म के 16 संस्कार, जिन्हें षोडश संस्कार भी कहते हैं, उनमें से एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण संस्कार है, जिसे क्या है गर्भवती स्त्री के लिए किया जाता है। किसके लिए करते हैं, गर्भवती स्त्री होती है उसके लिए करते हैं, किसको, सीमंतोनयन संस्कार। यह संस्कार के गर्भ के चौथे, छठे और 8वें महीने में किया जाता है। क्या गर्भ धारण होता है तो गर्भ के जो चौथे, छठे और 8वें महीने में किया जाता है, और मुख्य रूप से गर्भवती महिला और गर्भस्थ शिशु की रक्षा, मानसिक शारीरिक विकास के लिए संपन्न किया जाता है। तो ये गर्भस्थ शिशु की रक्षा, महिला की भी रखनी है, गर्भस्थ शिशु की रक्षा मानसिक और शारीरिक विकास के लिए संपन्न किया जाता है। संस्कार का नाम क्या है, सीमंतोनयन संस्कार, और हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से एक है। अब बात करते हैं सीमंतोनयन संस्कार का उद्देश्य क्या है। पहला, गर्भवती महिला और शिशु की सुरक्षा है। यह संस्कार गर्भवती स्त्री और उसके शिशु के स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए किया है। दूसरा, माँ के मानसिक स्वास्थ्य के संरक्षण, तो गर्भावस्था के दौरान माँ को प्रसन्न और तनाव मुक्त रखने के लिए यह संस्कार किया जाता है। चौथा, संतान का बौद्धिक और शारीरिक विकास। ये माना जाता है कि इस संस्कार से गर्भस्थ शिशु की बौद्धिक और आध्यात्मिक उन्नति होती है। क्या होता है, गर्भस्थ शिशु होता है तो उसकी बौद्धिक और आध्यात्मिक उन्नति होती है। फिर बात करते हैं पारिवारिक और सामाजिक समर्थन। इस अवसर पर पारिवारिक और समाज मिलकर, क्या परिवार और समाज मिलकर गर्भवती स्त्री को शुभकामनाएं देते हैं, जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। तुमने देखिए उद्देश्य क्या है, तो 4 उद्देश्य हैं इसके। गर्भवती महिला और शिशु की सुरक्षा, दूसरा माँ के मानसिक स्वास्थ्य का संरक्षण, तीसरा संतान का बौद्धिक और शारीरिक विकास, और चौथा पारिवारिक और सामाजिक समर्थन। अब बात करते हैं संस्कार की विधि, मतलब ये संस्कार करते कैसे। तो बात करें इसकी, पहले मंगलाचरण और हवन किया जाता है। वैदिक मंत्र के उच्चारण के साथ हवन किया जाता है। फिर सिंदूरदान और मस्तक पर तिलक। पति या परिवार की जो बुजुर्ग महिला होती है उनके बालों की मांग में सिंदूर भरते हैं। तो पति या फिर परिवार की जो बुजुर्ग महिला है उसके बालों की मांग में सिंदूर भरते हैं जो महिला है उसकी। तो संगीत और मधुर शब्दों का प्रयोग, यह माना जाता है कि इस समय सुनाई गई मधुर ध्वनि शिशु के मानसिक विकास में बहुत ज़्यादा काम आती है। तो उस समय जो हमारे संगीत है, तो शहनाई और बहुत सारे अच्छे संगीत गाए जाते हैं या बजाए भी जाते हैं। वरदान और आशीर्वाद, उपस्थित लोग गर्भवती स्त्री और जो शिशु है उसकी मंगल कामनाएं करते हैं, उसके लिए अच्छी अच्छी बातें करते हैं। अब बात करें आधुनिक समय में, जो मतलब आज का टाइम है, अब इतने सारे काम तो नहीं हो सकते, लेकिन आज के टाइम पे क्या होता है, तो आधुनिक संदर्भ में सीमंतोनयन संस्कार की बात करें तो आज के समय में यह संस्कार गोद भराई, जो बेबी शावर होता है उसके रूप में मनाया जाता है। जैसे पुआ पूजन कहो, बेबी शावर कहो, एक गोद भराई, जिसमें परिवार और मित्रगण गर्भवती महिला को उपहार देते हैं और खुशहाल मातृत्व की शुभकामनाएं देते हैं। निष्कर्ष के रूप में देखें सीमंतोनयन संस्कार की, तो सीमंतोनयन संस्कार गर्भवती स्त्री और गर्भवती शिशु के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण के लिए किया जाता है। यह न केवल धार्मिक अनुष्ठान है बल्कि सामाजिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो हमने देखा सीमंतोनयन संस्कार। अगला क्वेश्चन आता है, कास्ट इज एन एंडोगेमस ग्रुप। कास्ट क्या होता है, अंतर्विवाहित समूह होता है, मतलब एक व्यक्ति एक ही कास्ट में शादी कर सकता है, खुद की कास्ट में शादी कर सकता है। बताओ कैसे, तो ये सवाल भी हमारे 2018 की तो RS मेंस की परीक्षा थी, उसके अंदर आया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए। बात करें जाति को, क्या अंतर्विवाहित समूह मतलब एंडोगेमस समूह, ये ग्रुप माना जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें विवाह संबंध आमतौर पर उसी जाति के भीतर किए जाते हैं। विवाह कहाँ किए जाते हैं, आमतौर पर उसी जाति के भीतर किए जाते हैं। जाति व्यवस्था में एक व्यक्ति को अपनी जाति के बाहर विवाह करने की अनुमति नहीं होती और इसे सामाजिक रूप से अनुचित माना जाता है। यदि ऐसा कोई करता है तो इसे क्या माना जाता है, सामाजिक रूप से अनुचित माना जाता है। अब सवाल आता है, हमारा जाति एक अंतर्विवाहित समूह है, लेकिन क्यों, इसके कारण क्या है। पहला कारण आता है सामाजिक नियम और परंपराएं। जाति व्यवस्था में एक ही जाति के भीतर विवाह को अनिवार्य माना जाता है। जाति व्यवस्था में क्या होता है, एक ही जाति के भीतर विवाह को अनिवार्य माना जाता है। इसे क्या अंतर्विवाही कहते हैं। क्या इसे क्या कहते हैं, अंतर्विवाह कहते हैं, मतलब एंडोगेमी कहते हैं, जिसका पालन समाज के अधिकांश लोग करते हैं। क्या करते हैं, जिसका पालन समाज के अधिकांश लोग करते हैं कि सब अपने अपनी जाति के अंदर ही शादी करते हैं। फिर आता पारंपरिक विश्वास। कई समुदायों में धारणा रही है कि जाति के भीतर विवाह करने से रक्त की शुद्धता बनी रहती है। क्या होता है, कई समुदायों में ये धारणा रहती है कि जाति के भीतर विवाह करने से क्या होता है, रक्त की शुद्धता बनी रहती है और पारिवारिक जो परंपराएं होती है वो सुरक्षित रहती है।
तो परिवार की जो परंपराएं हैं वो क्या हो रहेगी, इससे सुरक्षित रहती है। फिर आता धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतिबंध। क्या है, धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतिबंध की बात करें तो हिंदू धर्म ग्रंथों और सामाजिक मान्यताओं में जाति आधारित विवाह की परंपरा को मान्यता दी गई है, जिससे अंतर्जातीय विवाह हतोत्साहित किए जाते हैं। जो अंतर्जातीय विवाह अलग अलग जातियों में, तो उसको हतोत्साहित किया गया है। तो हिंदू धर्म ग्रंथों और सामाजिक मान्यताओं में जाति आधारित विवाह की परंपरा को मान्यता दी गई है। फिर आता आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बनाए रखना। कई जातियां अपनी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को बनाए रखने के लिए अपने ही जाति में विवाह को प्राथमिकता देती है। कई जातियां क्या अपने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को बनाए रखने के लिए क्या अपनी ही जाति में विवाह को प्राथमिकता देती है। फिर आता परिवार और समाज का दबाव। यदि कोई व्यक्ति अपनी जाति से बाहर विवाह करता है तो उसे सामाजिक बहिष्कार, परिवार का विरोध और कई बार तो हिंसा मतलब ऑनर किलिंग जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। तो हमने देख लिया कि जाति एक अंतर्विवाह समूह है, इसके क्या कारण है। ये 5 कारण है: सामाजिक नियम और परंपराएं, पारंपरिक विश्वास, धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतिबंध, आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बनाए रखना, परिवार और समाज का दबाव। अब आता कुछ अपवाद और बदलाव की बात करें। हालांकि आधुनिक समाज में अंतर्जातीय विवाह की प्रवृत्ति बढ़ रही है, लेकिन विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में बढ़ रही है, गांवों में नहीं। शिक्षा, रोजगार, सामाजिक जागरूकता के बढ़ने से लोग जाति की सीमाओं को तोड़कर विवाह करने लगे हैं, अंतर्जातीय विवाह। निष्कर्ष के रूप में देखें तो जाति एक अंतर्विवाह समूह इसलिए है क्योंकि इसमें विवाह के नियम जाति की सीमाओं के भीतर ही होते हैं। विवाह का नियम क्या, तो जाति की सीमाओं के भीतर ही होते हैं। हालांकि बदलते समय के साथ ये परंपरा धीरे धीरे बदल रही है, इसमें शिथिलता आ रही है। तो हम इस तरह से क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट इज सोशल थॉट, मतलब सामाजिक विचारधारा की बात करते हैं। सामाजिक विचारधारा क्या है, तो ये भी हमारा 2018 का जो RS मेंस था उसके अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन का नाम क्या है, व्हाट इज सोशल थॉट, मतलब सामाजिक विचारधारा क्या है। बात करें सामाजिक विचारधारा, सोशल आइडियोलॉजी की बात करें तो क्या होती है। तो सामाजिक विचारधारा उन मान्यताओं, मूल्यों, परंपराओं और सिद्धांतों का समूह है जो किसी समाज के संगठन, व्यवहार और विकास को प्रभावित करते हैं। कि सामाजिक विचारधारा क्या होती है, उन मान्यताओं, मूल्यों, परंपराओं और सिद्धांतों का समूह है जो क्या किसी समाज के संगठन, व्यवहार और विकास को प्रभावित करते हैं। यह विचारधारा यह तय करती है कि समाज किन मूल्यों को स्वीकार करेगा, कैसे चलेगा, विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर उसका दृष्टिकोण कैसा होगा। क्या यह विचारधारा यह तय करती है कि समाज क्या किन मूल्यों को स्वीकार करेगा, कैसे चलेगा और विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर उसका दृष्टिकोण कैसे होगा। अब हम बात करेंगे जो सामाजिक विचारधारा होती है, सोशल आइडियोलॉजी, इसमें कौन कौन सी चीज़ होती है, मतलब उसके कौन कौन से तत्व हैं। पहला सामाजिक मूल्य, मतलब सोशल वैल्यूज। समाज में स्वीकृत नैतिकता, आदर्श और आचरण के नियम, ये हमारे सोशल वैल्यूज होते हैं। जैसे समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व होनी चाहिए सोशल वैल्यूज के अंदर। कि समाज में स्वीकृत नैतिकता, आदर्श और आचरण के नियम होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सामाजिक मूल्य। फिर सांस्कृतिक परंपराएं, मतलब कल्चरल ट्रेडिशंस, मतलब समाज की प्राचीन मान्यताएं, रीति रिवाज, धर्म और सांस्कृतिक धरोहर, ये हमारी कल्चरल ट्रेडिशन है, सांस्कृतिक परंपराएं। क्या सांस्कृतिक परंपराओं में गिनती आएंगी। फिर आएंगे सामाजिक नियम, तो समुदाय में पालन किए जाने वाले नियम और व्यवहार, जैसे विवाह की परंपरा, जाति व्यवस्था, ये सब हमारे किस में गिनती आते हैं, सामाजिक नियमों में। किस में गिनती आएंगे, सामाजिक नियमों में। फिर बात करें राजनीतिक और आर्थिक विचार, मतलब पॉलिटिकल और इकोनॉमिक थॉट, तो समाज में सत्ता, शासन और आर्थिक नीतियों को लेकर विचारधारा। क्या समाज में सत्ता, शासन और आर्थिक नीतियों को लेकर विचारधारा, जैसे पूंजीवाद, समाजवाद और लोकतंत्र, तो हमारे राजनीतिक और आर्थिक विचार में गिनती आएंगे। फिर बात करें समाज सुधार और परिवर्तन की, तो सामाजिक कुरीतियों के विरोध और नई विचारधाराओं के प्रसार से समाज में बदलाव, जैसे हमारी स्त्री शिक्षा, जाति प्रथा का उन्मूलन, ये सब हमारे समाज सुधार और परिवर्तन के अंदर आते हैं। तो हमने देखा जो हमारे सोशल आइडियोलॉजी है, सामाजिक विचारधारा के कौन कौन से तत्व होते हैं। पहला तो सामाजिक मूल्य, मतलब सोशल वैल्यूज, सांस्कृतिक परंपराएं, मतलब कल्चरल ट्रेडिशंस, फिर सामाजिक नियम, मतलब सोशल नॉर्म्स, फिर राजनीतिक और आर्थिक विचार, फिर सामाजिक सुधार और परिवर्तन, ये हमारे। अब आता है कौन कौन सी विचारधाराएं होती हैं। सामाजिक की विचारधाराओं की बात करें समाज के अंदर, एक तो हमारे आता है कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी, मतलब समाज के अंदर कुछ लोगों की क्या होती है, रूढ़िवादी विचारधारा होती है। तो परंपराओं और स्थापित मान्यताओं को बनाए रखने वाली सोच होती है
कि हमें क्या करना है, हमें परंपराओं को बना के रखना है और जो स्थापित मान्यताएं हैं उनको बना के रखना है, हमें कुछ भी बदलाव की जरूरत इच्छा नहीं। फिर आता प्रगतिशील विचारधारा मतलब प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी, तो समाज में परिवर्तन, सुधार और आधुनिकता को अपनाने की वकालत करने वाली सोच। मतलब समाज में जो परिवर्तन है, सुधार और आधुनिकता है, इनको अपनाने की जो वकालत होती है वो करने वाली जो सोच होती है उसकी बात करें। फिर आती है हमारी कौन सी, साम्यवाद। क्या साम्यवाद की बात करें, जिसे कम्युनिज्म कहते हैं, तो समानता पर आधारित समाज की स्थापना करना इसका उद्देश्य होता है। इसका क्या उद्देश्य है, समानता पर आधारित समाज की स्थापना करना, जहाँ क्या निजी संपत्ति को कम महत्व दिया जाता है, क्या जहाँ निजी संपत्ति को कम महत्व दिया जाता है। क्या होता है पूंजीवाद मतलब कैपिटलिज्म, तो निजी संपत्ति और बाजार की अर्थ स्वतंत्रता को बढ़ावा देने वाली विचारधारा है। यह क्या, निजी संपत्ति और बाजार की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने वाली विचारधारा है पूंजीवाद। फिर आता नारीवाद मतलब फेमिनिज्म, महिलाओं के अधिकारों और समानता के लिए संघर्ष करने वाली विचारधारा है। क्या महिलाओं के अधिकारों और समानता के लिए संघर्ष करने वाली विचारधारा फेमिनिज्म या नारीवाद। और मानवतावाद मतलब ह्यूमनिज्म, मतलब जाति, धर्म, भाषा, रंग आदि से ऊपर उठकर संपूर्ण मानवता की भलाई पर केंद्रित विचारधारा है। कि जाति, धर्म, भाषा, रंग आदि से ऊपर उठकर संपूर्ण मानवता की भलाई पर केंद्रित विचारधारा हमारे कौन सी, ह्यूमनिज्म या मानवतावाद। तो इस तरह हमने देखा समाज के अंदर कौन कौन सी विचारधारा फैली हुई है। पहली हमारी रूढ़िवादी विचारधारा, कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी, फिर प्रगतिशील विचारधारा, प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी, साम्यवाद, कम्युनिज्म, पूंजीवाद, कैपिटलिज्म, नारीवाद, फेमिनिज्म और मानवतावाद, ह्यूमनिज्म होती है। निष्कर्ष के रूप में देखें सोशल आइडियोलॉजी की, तो सामाजिक विचारधारा किसी समाज की संरचना, विकास को प्रभावित करने वाली सोच और मान्यताओं का समूह होती है। क्या होता है, सामाजिक विचारधारा क्या होती है, किसी समाज की संरचना और विकास को प्रभावित करने वाली सोच और मान्यताओं का समूह होती है। ये समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है और समाज में सुधार और परिवर्तन की दिशा तय करती है। तो इस तरह हमने एक क्वेश्चन और देखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, व्हाट इज सागरी कस्टम। व्हाट इज सागरी कस्टम प्रोहिबिशन एक्ट, मतलब सागरी प्रथा निषेध अधिनियम क्या है। तो ये भी हमारे 2018 का जो आरएस मेंस था इसके अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, सागरी प्रथा क्या है। तो सागरी प्रथा की नहीं है, सागरी प्रथा निषेध अधिनियम क्या है उसके बारे में पूछा था, तो बताते हैं हम आपको। सागरी प्रथा निषेध अधिनियम 1961 में आया था। तो सागरी प्रथा निषेध अधिनियम 1961 विशेष रूप से राजस्थान में प्रचलित जो सागरी प्रथा है, जिसे बाल मजदूरी और बंधुआश्रम का एक रूप माना जाता है। क्या, बंधुआश्रम का एक रूप माना जाता है, उसको रोकने के लिए लागू किया गया एक कानून था। क्या, सागरी प्रथा का किसे कहते हैं, बाल मजदूरी या बंधुआश्रम का एक रूप माना जाता है, इसको रोकने के लिए लागू किया गया एक कानून है। तो इस प्रथा में क्या होता है, इस प्रथा में गरीब और दलित परिवारों के जो बच्चे होते हैं उनको जमींदारों और ऊंची जाति के घरों में बहुत कम मजदूरी या बिना मजदूरी के काम पर रखने के लिए मजबूर किया जाता है। क्या, गरीब और दलित परिवारों के जो बच्चे होते हैं उनको जमींदारों और ऊंची जातियों के घरों में क्या बहुत कम मजदूरी या बिना मजदूरी के काम में करने के लिए मजबूर किया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, सागरी प्रथा। अब सवाल ये आता है सागरी प्रथा होती क्या है, तो आपको प्रॉपर आंसर बताना है। क्या कि राजस्थान और कुछ अन्य राज्यों में एक सामाजिक कुप्रथा थी। गरीब परिवार क्या अक्सर अपने बच्चों को अमीर परिवारों के यहाँ गिरवी रख देते थे, जैसे उधार लेते थे, और यदि उधार नहीं चुका पाते, क्योंकि सभी को पता है कि उनके उधार कभी भी चुकते नहीं थे, कर्जे के ब्याज इतने हुआ करते थे, उनसे उधार चुकते नहीं थे, तो वो क्या अपने बच्चों को गिरवी रख दिया करते थे अमीर परिवारों के यहाँ। बदले में उन्हें नगण्य धन या खाद्यान्न मिलता रहता था। बच्चे कई वर्षों तक बंधुआ मजदूरी करते रहते थे। यह बच्चों के शोषण और उनके अधिकारों का हनन का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अब बात करें सागरी प्रथा निषेध अधिनियम की। इस अधिनियम में क्या लिखा है, राजस्थान सरकार ने इस अमानवीय प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बनाया। क्या, राजस्थान सरकार ने इस अमानवीय प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बनाया। यह अधिनियम बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 के तहत अवैध माना जाता है। ऐसा नहीं कि ये एक कानून बना तभी था, इसके अलावा भी और भी कानून है जिसके अंतर्गत भी यही बात कही गई है। इस कानून के तहत सागरी प्रथा में लिप्त व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यदि कोई भी व्यक्ति क्या अपने बच्चों को इस तरह से गिरवी रखता है, या फिर कोई भी सवर्ण व्यक्ति या फिर उच्च जाति का व्यक्ति ऐसा कोई कार्य करता है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दोषी होंगे उन पर जुर्माना और कारावास की सजा का प्रावधान भी किया गया है।
सरकार और सामाजिक संगठनों ने इसके उन्मूलन के लिए कई जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए। क्या? सरकार और सामाजिक संगठनों ने इसके उन्मूलन के लिए बहुत सारे जागरूकता कार्यक्रम चलाए। वर्तमान की स्थिति की बात करें तो वर्तमान की क्या स्थिति है इसके लिए? हालांकि सागड़ी प्रथा कानून में समाप्त कर दी गई, लेकिन कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी इसका अस्तित्व देखने को मिलता है। और इसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए सख्त क्रियान्वयन और जागरूकता की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इस तरह हमने एक क्वेश्चन और देख लिया। एक क्वेश्चन और आता हमारा, व्हाट आर द चेंजेस ब्रॉट बाय सेकुलराइजेशन इन रिलीजन, मतलब लौकिकीकरण ने धर्म में क्या परिवर्तन किए। ये भी हमारे 2018 का क्वेश्चन है। 2018 RS मेंस का अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द चेंजेस ब्रॉट बाय सेकुलराइजेशन इन रिलीजन, मतलब लौकिकीकरण ने धर्म में क्या परिवर्तन किया। इससे पहले आपको पता तो होना चाहिए लौकिकीकरण होता क्या है। क्या लौकिकीकरण होता क्या, उसको तो पता चले पहले। सेकुलराइजेशन मतलब कि समाज में धर्म की परंपरागत भूमिका का धीरे धीरे कम होना और सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में वैज्ञानिक, तर्कसंगत और व्यवहारिक दृष्टिकोण का प्रभाव का बढ़ना। भाई अब क्या है, जैसे जैसे समाज आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों के जीवन में धर्म का स्थान कम से कम होता जा रहा है, मतलब हाथ जोड़ने तक ही रह गया। पहले क्या है, जीवन धार्मिक रूप से ही जिया जाता था, अब वैसा नहीं रहा। अब जीवन कैसा हो गया, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवन में क्या वैज्ञानिकवाद, तर्क संगतवाद और व्यवहारिक दृष्टिकोण को अपनाया जा रहा है। ये प्रक्रिया आधुनिकता, शिक्षा, औद्योगिकरण और वैज्ञानिक सोच के बढ़ते प्रभाव की वजह से हो रही है। किस वजह से हो रही है? तो ये प्रक्रिया क्या आधुनिकता, शिक्षा, औद्योगिकरण और वैज्ञानिक सोच के बढ़ते प्रभाव के कारण हो रही है। तो लौकिकीकरण के कारण धर्म में कौन कौन से परिवर्तन आए उसकी बात करें। लौकिकीकरण के कारण धर्म में आए परिवर्तन, पहला होता है धर्म का निजीकरण हो गया, प्राइवेटाइजेशन ऑफ रिलीजन। धर्म अब व्यक्ति की निजी आस्था का विषय बनता जा रहा है, बजाय इसके कि यह समाज और राजनीति में हावी रहे। अब धर्म के समाज और राजनीति पर हावी नहीं रहता। इस लोगों का यह निजी विषय, वह किस धर्म को मानना चाहता है और कैसे मानना चाहता है। लोग धार्मिक अनुष्ठानों और परंपराओं का पालन अपनी सुविधा के अनुसार करते हैं, न कि सामाजिक दबाव। लोग क्या धार्मिक अनुष्ठानों और परंपराओं का पालन कैसे कर रहे हैं? अपनी सुविधा के अनुसार कर रहे हैं। मन हुआ तो कर रहे हैं, नहीं हुआ तो छोड़ देते हैं, लेकिन वो सामाजिक दबाव को महसूस नहीं करते। धर्म का राजनीतिक प्रभाव कम होना। लौकिकीकरण ने क्या किया, राजनीति और धर्म के अलगाव को बढ़ावा दिया है। लौकिकीकरण ने क्या किया, राजनीति और धर्म के अलगाव को बढ़ावा दिया है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में राज्य और धर्म को अलग रखने की प्रवृत्ति बढ़ी है, जिससे धर्म का राजनीतिक सत्ता पर नियंत्रण कमजोर हुआ है। धर्म का क्या हुआ है, राजनीतिक सत्ता पर नियंत्रण कमजोर हुआ है। फिर बात करें राजनीतिक दृष्टिकोण का विकास। राजनीतिक या वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास की बात करें तो धार्मिक मान्यताओं की जगह वैज्ञानिक और विज्ञान और तर्क को अधिक महत्व दिया जाने लग गया है। क्या धार्मिक मान्यताओं की जगह विज्ञान और तर्क को अधिक महत्व दिया जाने लग गया है। कई प्राचीन धार्मिक धारणाएं, जैसे हमारी सृष्टि की उत्पत्ति संबंधी धार्मिक मिथक है, वैज्ञानिक सिद्धांतों जैसे हमारे डार्विनवाद का विकास, इनके कारण कमजोर हुआ है। ये बहुत सारे जो हमारे कॉन्सेप्ट थे धर्म के अंदर दिए हुए थे, जब विज्ञानवाद का विकास हुआ वो सारे के सारे वो जो मिथक थे वो सब हटते गए और धर्म का जैसे एक तरह मानना लोगों ने बंद सा कर दिया या फिर कम कर दिया। धर्म, सामाजिक सुधार और धार्मिक अनुष्ठानों में बदलाव। समाज में समानता, मानवाधिकारों की जागरूकता बढ़ने से जातिवाद, छुआछूत, सती प्रथा, दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों को खत्म करने के प्रयास तेज हुए। क्या समाज में समानता, मानवाधिकारों की जागरूकता बढ़ने से क्या हुआ, जातिवाद, छुआछूत, सती प्रथा और दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों को खत्म करने के प्रयास तेज हुए। धार्मिक मान्यताओं को आधुनिक समाज की धार्मिक मान्यताओं का आधुनिक समाज के मूल्यों के अनुसार बदला जाने लगा है। धार्मिक सहिष्णुता और बहुलवाद की बात करते हैं, रिलीजियस टॉलरेंस और प्लूरलिज्म। तो धार्मिक सहिष्णुता, बहुलवाद की बात करें, लौकिकीकरण के कारण धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा मिला है। क्या हुआ है, जो हमारे लौकिकीकरण के कारण धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा मिला है, जिससे विभिन्न धर्मों के प्रति सहिष्णुता बढ़ी, जिससे विभिन्न धर्मों के प्रति क्या सहिष्णुता बढ़ी। लोगों में कट्टरवाद कम हुआ और वे दूसरे धर्मों की परंपराओं को भी अब समझने लगे, उसका भी सम्मान करने लगे, मतलब टॉलरेंस बढ़ी है। धार्मिक संस्थानों का सामाजिक नियंत्रण कमजोर हुआ है। या धार्मिक संस्थाएं थी उनका सामाजिक नियंत्रण भी कमजोर हो रहा है। पहले क्या है, जो हमारे धर्म गुरु और धार्मिक संस्थाएं थी समाज पर गहरा प्रभाव रखते थे,
क्या पहले धर्म गुरु और जो उनकी धार्मिक संस्थाएं होती थी ये क्या करती थी, समाज पर गहरा प्रभाव रखती थी। लेकिन अब शिक्षा, कानून, प्रशासन ने ये भूमिका निभाई है। मतलब कि जो हमारे समाज पर गहरा प्रभाव डालने का काम कौन करता है, शिक्षा रखती है, कानून रखता है, प्रशासन रखता है। धर्मगुरु और धार्मिक संस्थाओं का कोई भी अब महत्व नहीं रहा, मतलब अपना प्रभाव खोते जा रहे हैं। फिर बात करें विवाह, शिक्षा और कानून अब धार्मिक रीति रिवाजों से स्वतंत्र होते जा रहे हैं। मतलब अब कोर्ट मैरिज में भी यदि कोई किसी की शादी होती है तो इसको समाज में गलत नजरिए से नहीं देखा जाता। इसलिए विवाह, शिक्षा और कानून अब क्या धार्मिक रीति रिवाजों से स्वतंत्र होते जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अब जो वेदों की शिक्षा लेने के लिए तैयार नहीं है और जो धार्मिक कानून होते हैं उनको मानने के लिए भी तैयार नहीं है। अब सवाल ये आता है, क्या इससे धर्म खत्म हो रहा है या फिर केवल प्रभाव खत्म हो रहा है? इसकी बात करें, नहीं। लौकिकीकरण का मतलब धर्म का पूरी तरह से समाप्त होना नहीं होता है। क्या लौकिकीकरण होता है तो उसका मतलब क्या, धर्म को पूरी तरह से समाप्त करना नहीं होता है, बल्कि उसका समाज में एक सीमित और परिवर्तित रूप में बना रहना। मतलब व्यक्ति के निजी क्षेत्र का विषय बन जाता है धर्म, तो वही होता है। तो लौकिकीकरण का मतलब क्या, तो धर्म का पूरी तरह समाप्त होना नहीं है, तो बल्कि उसका समाज में एक सीमित और परिवर्तित रूप में बना रहना है। आधुनिक समाज में धर्म अधिक व्यक्तिगत और लचीला हो गया है। आधुनिक समाज में क्या, धर्म अधिक व्यक्तिगत और लचीला हो गया है। कुछ स्थानों पर नए धार्मिक आंदोलन उभर रहे हैं जो क्या धर्म को नए तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। निष्कर्ष की बात करें इस क्वेश्चन के, तो लौकिकीकरण ने धर्म की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक भूमिका को बदला। हालांकि धर्म अभी भी समाज में मौजूद है, लेकिन ये पहले की तरह सार्वजनिक जीवन पर हावी नहीं है। अब लोग क्या धर्म को अपने निजी आस्था और नैतिकता के रूप में देखते हैं। अब क्या करते हैं लोग, धर्म को निजी आस्था और नैतिकता के रूप में देखते हैं, न कि सामाजिक नियंत्रण के साधन के रूप में देखते हैं। और अब क्या है कि एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन है, राजस्थान की जनजातियों की समस्याएं कि व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल एफर्ट्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ ट्राइब्स ऑफ राजस्थान। मतलब कि राजस्थान की जो जनजातियाँ हैं उनकी समस्याओं के समाधान के लिए संवैधानिक कौन कौन से प्रयास किए गए उनकी बात करें, ये भी हमारे 2018 की RS मेंस का क्वेश्चन है। हम आपको प्रत्येक क्वेश्चन को बड़े विस्तार से और शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट का मतलब होता है कि कॉम्पैक्ट रूप में दिखा रहे कि यदि आप इन पॉइंट्स को याद करते हैं तो आपको बढ़िया मिलेगी। राजस्थान की जनजातियों की समस्याओं के समाधान के लिए कौन कौन से संवैधानिक प्रयास किए जा रहे हैं, तो बात करें, राजस्थान में कई जनजातीय समूह रहते हैं, जैसे हमारे भील, मीणा, गरासिया, सहरिया, डामोर, काठोड़ी, इस तरह बहुत सारी जनजातियाँ रहती है। ये समुदाय के शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक पिछड़ापन, भूमि अधिकार, सामाजिक भेदभाव जैसे बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं और इनकी स्थिति सुधारने के लिए संविधान और सरकार के द्वारा बहुत सारे प्रयास भी किए जा रहे हैं। प्रयासों की बात करें, पहला प्रयास होता है हमारा संवैधानिक संरक्षण और अधिकार। क्या संवैधानिक संरक्षण और अधिकार की बात करें, अनुच्छेद 15, 4 और 46 इनकी सामाजिक शैक्षणिक उन्नति के लिए कार्य करता है। 15, 4 और 46 क्या कहते हैं, सामाजिक शैक्षिक उन्नति के लिए कार्य करता है। मतलब राज्य को अनुसूचित जाति मतलब ST के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार मिलता है। इसके लिए राज्य को क्या, अनुसूचित जनजातियों मतलब ST के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार मिलता है और शिक्षा और सामाजिक कल्याण की योजनाएं लागू करने पर जोर दिया जाता है। इसमें 46 के अंदर और 15, 4 के अंदर। फिर आता अनुच्छेद 244। क्या अनुच्छेद 244 क्या कहता है, 5वीं और 6ठी अनुसूची का गठन की बात करता है। तो राजस्थान में कुछ जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासनिक स्वायत्ता दी गई है। जनजातीय क्षेत्रों में विशेष कानून लागू करने की सुविधा भी है। क्या जनजातीय क्षेत्रों में विशेष कानून लागू करने की सुविधा भी है। फिर आता अनुच्छेद 275(1), मतलब में क्या है, विशेष अनुदान की बात की गई। जनजातीय समुदाय के विकास के लिए केंद्र सरकार से विशेष आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। क्या, जनजातीय समुदाय के विकास के लिए केंद्र सरकार से विशेष आर्थिक सहायता दी जाती है। अनुच्छेद 330, 332 और 334 में राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करते हैं। संसद और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। क्या 330, 332, 334 की बात करें, संसद और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। अनुच्छेद 338(a), तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग के जनजातियों के अधिकारों की रक्षा और उनके कल्याणकारी जो योजनाओं की निगरानी इससे की जा रही है अनुसूचित जनजाति आयोग के जरिए। अनुच्छेद 371(a), 371
इसमें क्या विशेष प्रावधान किए गए हैं, जनजातीय बहुल राज्यों में विशेष प्रशासनिक व्यवस्थाएं की जाएगी, यहाँ पे जनजातीय बहुल राज्य में। अब बात करें कानूनी और नीतिगत क्या कौन कौन से प्रयास किए गए, कौन से कानूनी और नीतिगत। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। तो अनुसूचित जनजातियों पर होने वाले भेदभाव और शोषण को कम करने के लिए सख्त प्रावधान किए गए। क्या था, वन अधिकार अधिनियम FRA 2006। जनजातीय समुदायों को वन भूमि पर अधिकार देने के लिए यह अधिनियम आया था। पारंपरिक जीवन आजीविका की रक्षा होती है इससे क्या होता है, जब हमारी जनजाति है तो जनजातियों के पारंपरिक जो आजीविका है उसकी रक्षा होती है। फिर आता हमारा पैसा कानून, मतलब पैसा अधिनियम 1996। क्या पैसा अधिनियम 1996 की बात करें, पूरा नाम आता पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट। जनजातीय क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को अधिक अधिकार दिए गए हैं, इसके जरिए क्या ग्राम सभाओं को ज़्यादा अधिकार दिए गए। भूमि जल और वन संसाधनों पर नियंत्रण को बढ़ाया गया है। फिर नरेगा MG नरेगा मतलब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। तो जनजातीय समुदायों को 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया गया है। कई जगह तो इसको राज्य के द्वारा अतिरिक्त रूप से बढ़ाया भी गया है। फिर आता है एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय योजना। क्या है, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय योजना। तो जनजातीय छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय जनजातीय विद्यालय बनाए गए। फिर बात करें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन। तो जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जनजातीय उप योजना की बात करें तो TSP ट्राइबल सब प्लान। अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए विशेष बजट आवंटन भी किया जाता है। तो हमने ये कुछ कानूनी और नीतिगत प्रयास देखे। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, वन अधिकार अधिनियम 2006, पैसा अधिनियम 1996, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी MG नरेगा 100 दिन का रोजगार, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय योजना, नेशनल हेल्थ मिशन NHM और जनजातीय उप योजना TSP ट्राइबल सब प्लान। अब हम बात करेंगे राजस्थान सरकार के विशेष प्रयास कौन कौन से हैं। राजस्थान अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास सहकारी निगम, जिसको ट्राइफेड भी में भी गिनती आती है। तो राजस्थान अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास सहकारी निगम तो जनजातीय समुदायों को वित्तीय सहायता और ऋण प्रदान करने का काम करता है। फिर जनजातीय छात्रवृत्ति योजना है, भील मीणा गरासिया आदि जनजातीय छात्रों के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना भी चलाई जाती है। फिर आता है जनजातीय क्षेत्रों में, या जनजातीय क्षेत्रों में विशेष शिक्षा और रोजगार कार्यक्रम, मतलब एक कार्यक्रम शिक्षा सेतु योजना, ग्राम पंचायत में कौशल विकास कार्यक्रम, इसी तरह के कार्य होते हैं। विशेष शिक्षा रोजगार से संबंधित कार्य होते हैं कार्यक्रम। वन अधिकार अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन। क्या, वन अधिकार अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन की बात करें तो जनजातीय समुदायों को भूमि का मालिकाना हक देने की प्रक्रिया है। क्या, जनजातीय समुदायों को भूमि का मालिकाना हक देने की प्रक्रिया है। निष्कर्ष के रूप में देखें संविधान और सरकार ने राजस्थान की जनजातियों की समस्याओं को हल करने के लिए कई कानून योजनाएं नीतियां लागू की है। हालांकि इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन करने की जरूरत है ताकि जनजातीय समुदाय को पूर्ण सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक समावेशन मिले। तो इस तरह हमने 2018 तक के पेपर देख लिए, मतलब पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड जो अभी चल रहा है इन दोनों में मिला के हमने 2023, 21 और 18 में समाजशास्त्र से जो क्वेश्चन आए थे उनको डिटेल से पढ़ लिया है। तो आज इसको रोकते हैं और फिर 2016 के जो पेपर है उनको बात करेंगे अगले पार्ट के अंदर। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा है और आप चाहते हैं इसी तरह से क्वेश्चन के फॉर्मेट में हम आगे पढ़ते रहें तो आप हमें सपोर्ट करें। सपोर्ट में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। यदि आप नए हैं अपने दोस्तों को इस चीज़ के बारे में बताएं और अपने सुझाव दें ताकि हमें इसको आगे बढ़ाना है या नहीं हम इसको समझ पाएँ। धन्यवाद।